हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कम्यूटेटर और ब्रशेस के बारे में। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। अभी हम लोग फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें हमने पहला स्टार्टिंग में सबसे पहला डीसी मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हमने बात किया था। फिर उसके बाद हमने बात किया था पोल शू के बारे में, पोल कोर के बारे में, फिर योक के बारे में हमने बात किया था। हमने बात किया था फील्ड वाइंडिंग के बारे में, फील्ड मैग्नेट के बारे में, फिर हमने बात किया था कम्यूटेटर के बारे में, ब्रशेस के बारे में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं आर्मेचर कोर के बारे में और आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। तो जो आर्मेचर कोर है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन में देखा था कि जो आर्मेचर कोर होती है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर ये जो आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर के ऊपर हम लोग वाइंडिंग लपेटते हैं और यही रीज़न की वजह से जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर कोर सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर हम लोग इसका फ्रंट व्यू देखें तो जो फ्रंट व्यू होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फ्रंट व्यू हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पर ये हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं तीत बोलते हैं, आर्मेचर तीत। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर तीत। और यहाँ पर ये आर्मेचर तीत के बीच में हमें जो गैप जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर स्लॉट। तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर स्लॉट कुछ इस तरीके से हमें आर्मेचर स्लॉट दिखाई देता है। ये जो आर्मेचर स्लॉट होता है इसी में ही हम लोग वाइंडिंग प्लेस करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर तीत, राइट। और आर्मेचर तीत के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर स्लॉट। और जो आर्मेचर स्लॉट होता है उसमें हम लोग वाइंडिंग को रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर कोर होता है बेसिकली बना होता है लैमिनेटेड स्टील का बना होता है। लैमिनेटेड स्टील का इसलिए बना होता है ताकि जो एडी करंट लॉस है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर्मेचर कोर इज़ अ पार्ट ऑफ डीसी मशीन। जो आर्मेचर पार्ट होता है वो डीसी मशीन का पार्ट होता है ओवर विच वी वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग, जिसके ऊपर हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को लपेटते हैं। आर्मेचर कोर इज जनरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। जो आर्मेचर कोर होता है, ये जो आर्मेचर कोर होता है बेसिकली सिलिकॉन स्टील का बना होता है और वो जो सिलिकॉन स्टील होती है वो लैमिनेटेड होती है। जैसे कि हमने बात किया था डेमोन्स्ट्रेशन वाली वीडियो में, हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारा जो आर्मेचर होता है बेसिकली बना होता है लैमिनेटेड मटेरियल का। तो कुछ उसी तरीके से जो आर्मेचर कोर होता है ये भी लैमिनेटेड स्टील का बना होता है। लैमिनेटेड स्टील का बना होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो एडी करंट लॉस होता है उसे हमें कम करना होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपकी मशीन में अगर लॉसेस अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ऐसे केस में आपकी जो मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो गिरने लगेंगी। मशीन में आपको क्या करना है, कम से कम लॉसेस रखना है। अगर आपको मशीन की अगर एफिशिएंसी को अगर इंप्रूव करना है तो जो मशीन है उसमें कम से कम लॉसेस होना चाहिए। तो यही रीज़न की वजह से जो आर्मेचर कोर होता है उसको हम लोग लैमिनेटेड स्टील का बनाते हैं ताकि जो एडी करंट लॉस है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकें। आर्मेचर कोर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू आर्मेचर वाइंडिंग। और यहाँ पर ये आर्मेचर कोर क्या करती है, जो आर्मेचर कोर होती है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है आर्मेचर वाइंडिंग को। जब हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन वाली वीडियो देख रहे थे, मैं बार बार डेमोन्स्ट्रेशन वाली वीडियो के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डेमोन्स्ट्रेशन वाली जो वीडियो है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डीसी मशीन, उसमें हमने आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अगर आप वाली वीडियो अगर देख ली हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत हद तक के आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग देखिए स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि जो आर्मेचर कोर होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमने बात किया था हमारे पास मोटर में हमारे पास मैग्नेट था, राइट। डेमोन्स्ट्रेशन वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे पास जो मैग्नेट था और साथ ही साथ हमारे पास कंडक्टर भी था। मगर वो जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं रख सकते। वो जो कंडक्टर है उसे हमें किसी चीज़ के ऊपर लपेटना होगा, राइट। वो जो कंडक्टर है उसे हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। तो जो मैकेनिकल सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कोर। तो जो आर्मेचर कोर है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है आर्मेचर वाइंडिंग को और लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को या फिर बोल सकते हैं फील्ड फ्लक्स को। यहाँ पर ये डीसी मशीन या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन में कोई भी जो मटेरियल होगा वो लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वो मैग्नेटिक सर्किट ही है और मैग्नेटिक सर्किट में लो रिलक्टेंस पाथ होना चाहिए, तब जाके ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो हो पाएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पहली वाली वीडियो से। जैसे कि हमें पता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, का जो रेसिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए, तब जाके ज़्यादा करंट फ्लो हो पाएगा। सिमिलरली जो मैग्नेटिक सर्किट है उसका जो रिलक्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए, तब जाके ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो हो पाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो स्लॉट्स हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो हमने जो स्लॉट्स जो कंसिडर किया है ये अलग अलग टाइप के स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स को भी हम लोग 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला ओपन स्लॉट, दूसरा होता है सेमी ओपन स्लॉट और तीसरा होता है क्लोज स्लॉट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग आ जाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर। यहाँ पर हमने बात किया आर्मेचर कोर के ऊपर, हमने ये देखा कि जो आर्मेचर कोर होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आर्मेचर वाइंडिंग को, राइट। और हमने डिस्कस किया
आर्मेचर कोर लैमिनेटेड स्टील का बना होता है एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। अभी आ जाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर। आर्मेचर कोर के ऊपर हम लोग जो वाइंडिंग जो लपेटते हैं उसी को जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, राइट। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो आपको दो टाइप की मिलेंगी। आर्मेचर वाइंडिंग के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। तो हर एक टाइप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है? वाइंडिंग वाउंड ओवर आर्मेचर। आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग बनी होती है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको हम लोग सबसे पहला समझते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला आर्मेचर वाइंडिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो गई, सिंगल लेयर वाइंडिंग हो गई, डबल लेयर वाइंडिंग हो गई, लैप वाइंडिंग हो गई, वेव वाइंडिंग हो गई। तो अभी हम लोग सबसे पहला बात करेंगे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में। नाम से पता चल रहा है कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ एक्यूमुलेट होना, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड, राइट। तो यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में होगा क्या? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में जो आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर के एक पर्टिकुलर पार्ट पर, एक पर्टिकुलर रीजन में हम लोग वाइंडिंग को वाउंड करेंगे। जो वाइंडिंग होगी उसको हम लोग पूरे आर्मेचर पर कवर नहीं करेंगे। जो वाइंडिंग होगी उसको हम लोग आर्मेचर के एक छोटे से रीजन पर कवर करेंगे, आर्मेचर कोर के एक छोटे से रीजन पर कवर करेंगे, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बोले कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में हम लोग करते हैं क्या? पूरा जो आर्मेचर कोर होता है उसको हम लोग वाइंडिंग से नहीं लपेटते। आर्मेचर कोर का थोड़ा सी जो पार्ट होता है उसको हम लोग वाइंडिंग से लपेटते और बहुत ज़्यादा वाइंडिंग टर्न्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग वी वाउंड ऑल डी टर्न्स ओनली इन 2 स्लॉट। नाम से पता, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक पर्टिकुलर रीजन में ही हम लोग वाउंड करते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के केस में। पर्टिकुलर रीजन या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्लॉट। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में हम लोग सारे के सारे जो टर्न्स होते हैं उसको हम लोग 2 स्लॉट में ही वाउंड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमने कंसिडर किया आर्मेचर कोर, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको हम लोग 2 स्लॉट में ही वाउंड करके रखे। आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग 2 स्लॉट के बीच में ही वाउंड करके रखे। इन अनदर वर्ड हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है, या फिर बोल सकते हैं जो आर्मेचर कोर है, वो पूरी तरीके से वाइंडिंग से सराउंडेड नहीं है। जो आर्मेचर कोर का जो 2 ही स्लॉट है, आर्मेचर कोर का सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्लॉट आर्मेचर वाइंडिंग से सराउंडेड है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के केस में आर्मेचर कोर के एक पर्टिकुलर स्लॉट पर ही वाइंडिंग हम लोग ज़्यादा वाउंड करते हैं, बाकी के स्लॉट पे वाइंडिंग वाउंड नहीं करते। इसी को ही हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें, फील्ड वाइंडिंग, साइलेंट पुल मशीन, तो यहाँ पर हमें कंसंट्रेटेड वाइंडिंग देखने मिलती है। सिमिलरली दूसरी जो वाइंडिंग होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आपका पूरा जो आर्मेचर कोर होता है वो वाइंडिंग से भर जाता है। पूरे आर्मेचर कोर को हम लोग सराउंड कर देते हैं वाइंडिंग से। आर्मेचर कोर के सारे स्लॉट को हम लोग वाइंडिंग से लपेट देते हैं, और हर एक स्लॉट में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो बराबर में रहते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वी वाउंड और कैन से कवर एंटायर आर्मेचर बाय वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हम लोग पूरे आर्मेचर को वाइंडिंग से कवर कर देते हैं, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो वाइंडिंग होती है वो पूरे पेरिफेरी में आर्मेचर के डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये हमने कंसिडर किया आर्मेचर कोर का फ्रंट वाला व्यू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हर एक जो स्लॉट है वो वाइंडिंग से पूरी तरीके से कवर है। पूरा जो आर्मेचर है वो आपका वाइंडिंग से कवर करके रखा गया है। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर आर्मेचर। जो वाइंडिंग है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे आर्मेचर में, पूरे एंटायर आर्मेचर में हमने वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से हमने क्या समझा? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग से हमने ये समझा, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के केस में हम लोग आर्मेचर स्लॉट, पर्टिकुलर आर्मेचर स्लॉट को ही हम लोग वाइंडिंग से लपेटते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के केस में, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के केस में जो पूरा जो आर्मेचर होता है उसको हम लोग वाइंडिंग से नहीं लपेटते, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में पूरा का पूरा जो आर्मेचर होता है उसको हम लोग वाइंडिंग से लपेट देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इज कंसंट्रेटेड ऑन पर्टिकुलर स्लॉट ओनली, सो देयर विल बी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में होता क्या है, जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग पूरी तरीके से, मतलब आर्मेचर पूरी तरीके से वाइंडिंग से कवर नहीं होता है। आर्मेचर के कुछ ही स्लॉट वाइंडिंग से कवर होते हैं, जिसके वजह से होता है कि जो वेट होता है आर्मेचर का वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। मगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में क्या होता है, सारा का सारा जो आर्मेचर होता है वो वाइंडिंग से कवर हो जाता है, और हर एक स्लॉट में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो बराबर में होते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, आप डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में जो वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है।
वेट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंटायर, वाइंडिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइंडिंग को हम लोग पूरे स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है कि जो वेट जो होता है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलता है इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में जो वेट होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और कंसनट्रेटेड वाइंडिंग के केस में जो वेट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। सिमिलरली आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग ऐसा भी डिफाइन करते हैं, क्लोज वाइंडिंग और यहाँ पर ये ओपन वाइंडिंग। अब ये क्लोज वाइंडिंग और ओपन वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन क्लोज वाइंडिंग बोथ द एंड ऑफ कॉइल कनेक्टेड विथ सेम रिंग। क्लोज वाइंडिंग में होता क्या है, हमें पता है एक कॉइल के दो एंड रहेंगे या फिर आप बोल सकते हो दो टर्मिनल रहेंगे। क्लोज वाइंडिंग के केस में होता क्या है, कॉइल के दोनों जो टर्मिनल होते हैं वो एक ही रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट। और ओपन वाइंडिंग के केस में क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्लोज वाइंडिंग के केस में जो कॉइल के दोनों जो टर्मिनल होते हैं वो एक ही रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं, मगर ओपन वाइंडिंग के केस में क्या होता है, कॉइल के दोनों जो टर्मिनल होते हैं वो अलग अलग रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। क्लोज वाइंडिंग, इन क्लोज वाइंडिंग बोथ द एंड ऑफ कॉइल कनेक्टेड विद सेम रिंग। क्लोज वाइंडिंग के केस में कॉइल के दोनों जो एंड होंगे वो सेम रिंग के साथ कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये रिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कर्सर की टिप केयरफुली नोटिस करना, ये कॉइल का एक ये वाला एंड और यहाँ पर ये दूसरा वाला एंड, कर्सर की टिप केयरफुली नोटिस करना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दोनों जो कॉइल की जो एंड है वो एक ही रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो कॉइल है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं, आई मीन ये जो वाइंडिंग है इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्लोज वाइंडिंग। क्लोज वाइंडिंग का एग्जांपल अगर आप देखो, कम्यूटेटर वाली मशीन में आपको क्लोज वाइंडिंग मिलेगा, मतलब डीसी मशीन के केस में आपको क्लोज वाइंडिंग मिलेंगी। सिमिलरली ओपन वाइंडिंग के केस में क्या होता है, कॉइल का एक जो टर्मिनल होता है वो एक रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरा जो टर्मिनल होता है वो दूसरे रिंग के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे कि अगर हम लोग ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है, ये जो हमने जो बनाया है इसको हम लोग बेसिकली टन बोलते हैं, 1 टन बोलते हैं, 1 टन, ONE 1 TURN टन, इसको हम लोग बोलते हैं 1 टन। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया 1 टन, तो ये जो टन का जो एक एंड हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये वाली रिंग के साथ कनेक्टेड है, कर्सर की टिप, और ये टन का दूसरा एंड आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला एंड जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है वो ये वाली रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे की क्लियर है कि ये वाइंडिंग टन भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर ये जो वाइंडिंग टन है इसका जो एक एंड है वो एक स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो एंड है वो दूसरी स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करें, ओपन वाइंडिंग का अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो जो ओपन वाइंडिंग का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है एसी मशीन के केस में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं ओपन वाइंडिंग, राइट। तो यहाँ पर हमने बात किया ओपन वाइंडिंग के बारे में और क्लोज वाइंडिंग के बारे में हमने बात किया। क्लोज वाइंडिंग के केस में क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्लोज वाइंडिंग के केस में कॉइल के दोनों जो एंड होंगे वो एक ही रिंग के साथ कनेक्टेड होंगे, और ओपन वाइंडिंग के केस में कॉइल के दोनों जो एंड होंगे वो अलग अलग रिंग के साथ कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें एक और एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टन, 1 टन, या फिर आप बोल सकते हो वाइंडिंग टन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है फिगर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग आगे वेव वाइंडिंग के बारे में, लैप वाइंडिंग के बारे में पढ़ते, तो ऐसे केस में हम लोग ये वाली फिगर बनाते, ये फिगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने जो बनाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं 1 टन। यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 टन। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो 1 वाइंडिंग टन आप बोल सकते हो, यहाँ पर ये 1 वाइंडिंग टन हम लोग इसको बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको कितना वाइंडिंग टन दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर हमें 2 वाइंडिंग टन दिखाई दे रहा है। कर्सर की टिप, यहाँ पर ये पहला वाला वाइंडिंग टन और यहाँ पर ये दूसरा वाला वाइंडिंग टन। तो यहाँ पर अगर अब हम लोग देखें, कोई भी एक टन, किसी भी एक वाइंडिंग टन में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कंडक्टर और आपको मिलेगा ओवरहैंग। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया 1 टन, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा कंडक्टर और ओवरहैंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, यहाँ से यहाँ तक के आपको क्या मिल गया, यहाँ से यहाँ तक के आपको बेसिकली मिला कंडक्टर। यहाँ पर ये जो इतना जो पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंडक्टर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओवरहैंग। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहैंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ओवरहैंग हमें जो दिखाई दे रहा है, ओवरहैंग में जो EMF जो इंड्यूस होता है वो 0 होता है, मगर ये आपको जो कंडक्टर जो दिखाई दे रहा है, ये कंडक्टर जो आपको जो दिखाई दे रहा है, कंडक्टर में जो EMF जो इंड्यूस होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। तो कंडक्टर का जो EMF होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। तो इतने ये जो कंडक्टर है, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये C2 क्या इंडिकेट कर रहा है, कंडक्टर, और C1 भी कंडक्टर इंडिकेट कर रहा है। तो जो कंडक्टर है इसमें जो EMF होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, मगर ये जो ओवरहैंग होता है इसमें जो EMF होता है वो 0 होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, EMF विच विल इंड्यूस इन बोथ द कंडक्टर C1 एंड C2,
कंडक्टर विल रिमेन अपोजिट इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, यहाँ से हमने ये समझा दोनों कंडक्टर में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो नॉन जीरो होगा, राइट। और यहाँ पर ये दोनों कंडक्टर में ईएमएफ की जो पोलैरिटी आपको जो मिलेगी, या फिर आप बोल सकते हो दोनों कंडक्टर की जो पोलैरिटी होगी वो कैसी होने वाली है, अपोजिट होने वाली है। और जैसे कि हमने बात किया है, जो ओवरहैंग होता है इसमें जो ईएमएफ होता है वो जीरो होता है, और ये जो ओवरहैंग होता है वो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ओवरहैंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। जो ओवरहैंग होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का पार्ट नहीं होता। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये वाला कंडक्टर C1 कंडक्टर और यहाँ पर ये C2 कंडक्टर, दोनों की जो पोलैरिटी होगी वो कैसी होगी, वो अपोजिट होगी। ईएमएफ की जो पोलैरिटी होगी, दोनों में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी जो पोलैरिटी होगी वो अपोजिट होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन ऑर्डर टू इंड्यूस ईएमएफ ऑफ अपोजिट पोलैरिटी इन बोथ दी कंडक्टर C1 एंड C2, दोनों जो कंडक्टर है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से सेपरेटेड होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये C1 कंडक्टर और यहाँ पर ये C2 कंडक्टर और यहाँ पर ये C1 कंडक्टर, दोनों में नॉन ज़ीरो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए, और दोनों में नॉन ज़ीरो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए और अपोजिट पोलैरिटी के लिए जो कंडीशन है वो क्या होती है, अपोजिट पोलैरिटी के ईएमएफ जनरेट करने के लिए C2 कंडक्टर, ये C2 कंडक्टर और ये C1 कंडक्टर, दोनों में अपोजिट पोलैरिटी वाले ईएमएफ जनरेट करने के लिए दोनों जो कंडक्टर है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से सेपरेटेड होना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमें यही बोल रहा है, इन ऑर्डर टू इंड्यूस ईएमएफ ऑफ अपोजिट पोलैरिटी के ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए दोनों कंडक्टर में, C1 और C2 कंडक्टर में, दोनों जो कंडक्टर है वो सेपरेटेड होना चाहिए 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कितना टर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें वन वाइंडिंग टर्न दिखाई दे रहा है, या फिर बोल सकते हैं सिंगल वाइंडिंग टर्न दिखाई दे रहा है, राइट। तो जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया सिंगल वाइंडिंग टर्न। अगर हम लोग ऐसे बहुत सारे टर्न अगर कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी कॉइल, COIL। इफ़ वी कंसिडर मल्टीपल टर्न देन वी विल गेट कॉइल। अगर हम लोग ऐसे बहुत सारे टर्न यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी कॉइल। तो यहाँ पर आपको कितने टर्न दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 टर्न दिखाई दे रहा है। आप देखो केयरफुली, यहाँ पर आपको 2 वाइंडिंग टर्न दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे कॉइल। दिस इज कॉइल हैविंग 2 टर्न, राइट। किसी भी कॉइल में आपको मल्टीपल वाइंडिंग टर्न्स मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एनी कॉइल कैन कंटेन मल्टीपल वाइंडिंग टर्न। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर कॉइल में अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो जो कंडक्टर है वो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2n। अगर कॉइल में अगर n नंबर ऑफ टर्न होता है तो ऐसे केस में जो कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब ये वाला पार्ट आपको जो मिलेगा, ये वाला पार्ट आपको जो मिलेगा, ये वाला पार्ट ओवरहैंग को स्किप करते हुए ये वाला पार्ट आपको जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 2n। तो कॉइल में अगर n टर्न है तो जो कंडक्टर है वो आपको कितना मिलेगा, 2n मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने बात किया क्लोज वाइंडिंग के बारे में और ओपन वाइंडिंग के बारे में। आपको समझा होगा क्लोज वाइंडिंग और ओपन वाइंडिंग का मतलब क्या होता है। क्लोज वाइंडिंग से हमने क्या समझा, अगर वाइंडिंग के दोनों एंड अगर एक ही रिंग के साथ कनेक्टेड है तो वाइंडिंग क्लोज, वाइंडिंग के दोनों एंड अलग अलग रिंग के साथ कनेक्टेड है तो जो वाइंडिंग है वो ओपन वाइंडिंग है। अभी आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग ऐसा भी डिफाइन करते हैं, सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में आपको सिंगल लेयर वाइंडिंग भी मिलेंगी और डबल लेयर वाइंडिंग भी मिलेंगी। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डबल लेयर वाइंडिंग मतलब एक स्लॉट में अगर आपको 2 कॉइल मिल रही है तो इसका मतलब डबल लेयर वाइंडिंग। एक स्लॉट में अगर आपको एक ही कॉइल मिल रही है तो इसका मतलब सिंगल लेयर वाइंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ वन साइड ऑफ कॉइल इज प्लेस इन वन आर्मेचर स्लॉट देन वाइंडिंग इज सिंगल लेयर वाइंडिंग। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है, अगर कॉइल का एक साइड एक सिंगल स्लॉट में अगर हम लोग रखते हैं तो ऐसे केस में जो वाइंडिंग होगी वो होगी सिंगल लेयर वाइंडिंग। अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये आर्मेचर टीथ कर्सर की टिप, ये आर्मेचर टीथ हमने कंसिडर किया और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्लॉट। हर एक स्लॉट में आपको कितनी वाइंडिंग दिखाई दे रही है, एक वाइंडिंग। यहाँ पर भी एक वाइंडिंग, यहाँ पर भी एक वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। मगर ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें तो एक स्लॉट में आपको कितनी वाइंडिंग दिखाई दे रही है, 2 वाइंडिंग। यहाँ पर ये पहली दूसरी, यहाँ पर ये पहली दूसरी। तो यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलेंगे डबल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर वाइंडिंग में होगा क्या, एक आर्मेचर स्लॉट में आपको 2 अलग अलग वाइंडिंग मिलेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने फिगर कंसिडर किया, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया आर्मेचर टीथ कर्सर की टिप, और यहाँ पर भी आर्मेचर टीथ, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया बीच में आर्मेचर स्लॉट। तो यहाँ पर ये आर्मेचर स्लॉट में आपको 2 अलग अलग वाइंडिंग मिलेंगी, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये पहली वाली वाइंडिंग और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया दूसरी वाली वाइंडिंग, या फिर आप बोल सकते हो पहला वाला कंडक्टर और यहाँ पर ये दूसरा वाला कंडक्टर, राइट। तो यहाँ पर ये जो C2 जो कंडक्टर है उसका, ये C2 जो कंडक्टर हमें जो दिखाई दे रहा है उसका ये वाला साइड कर्सर की टिप, ये वाला साइड ये स्लॉट में आ रहा है, राइट। और सिमिलरली ये जो C1 कंडक्टर आपको जो दिखाई दे रहा है उसका ये वाला जो साइड है
वो ये वाले स्लॉट में आ रहा है। मतलब बोलने का मतलब ये जो स्लॉट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये स्लॉट में आपको दो अलग अलग वाइंडिंग मिल रही है, तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। तो अगर सॉरी, तो अगर आपको एक स्लॉट में अगर दो अलग अलग वाइंडिंग मिल रही है तो इसका मतलब डबल लेयर वाइंडिंग। एक स्लॉट में अगर आपको एक ही वाइंडिंग मिल रही है, एक स्लॉट में अगर आपको एक ही वाइंडिंग मिल रही है, तो ऐसे केस में जो वाइंडिंग है उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिमिलरली अगर हम लोग देखें सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इफ़ नंबर ऑफ स्लॉट इज एस, अगर आपको नंबर ऑफ स्लॉट अगर एस मिल रहा है और हर एक स्लॉट में अगर आपको एक कॉइल मिल रही है, तो एस स्लॉट के लिए कॉइल के जो साइड होंगे वो आपको कितने मिलेंगे, एस मिलेंगे। कॉइल के कितने साइड मिलेंगे, आपको एस मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें डबल लेयर वाइंडिंग के केस में क्या होगा, इफ़ नंबर ऑफ स्लॉट इस एस, अगर एस स्लॉट अगर आपको मिल रहे और हर एक स्लॉट में अगर आपको दो कॉइल मिल रही है, तो एस स्लॉट के लिए जो साइड होगी कॉइल की वो आपको कितनी मिलेगी, आपको मिलेंगी 2s। यहाँ पर ये कॉइल साइड का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो C2, यहाँ पर ये जो C2 कॉइल हमने जो कंसिडर किया है, या फिर ये C2 कंडक्टर, इसका ये पहला वाला साइड कर्सर की टिप, इसका ये पहला वाला साइड कर्सर की टिप, और ये दूसरा वाला साइड, राइट। सिमिलरली ये जो C1 कॉइल हमने जो कंसिडर किया है, उसका ये पहला वाला साइड, उसका ये सेकंड वाला साइड, सॉरी ये सेकंड वाला साइड आप देख सकते हो यहाँ पर है सेकंड वाला साइड सेकंड वाला साइड, और यहाँ पर हमें ये पहला वाला साइड मिल गया, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉइल साइड। तो यहाँ से हमने ये देखा डबल लेयर वाइंडिंग के केस में अगर स्लॉट अगर एस होता है और हर एक स्लॉट में अगर दो वाइंडिंग मिल रही है, दो कॉइल मिल रही है, तो एस स्लॉट के लिए जो कॉइल साइड होगी वो आपको कितनी मिलेंगी, 2s। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंगल लेयर वाइंडिंग में जो कॉइल होगी वो होगी s/2, डबल लेयर वाइंडिंग में जो कॉइल होगी वो कितनी होगी, वो होगी s। इसका मतलब क्या, वी कैन ऑल्सो से इन सिंगल लेयर वाइंडिंग कॉइल्स आर इक्वल टू स्लॉट्स अपॉन 2। सिंगल लेयर वाइंडिंग के केस में जो कॉइल्स होगी, नंबर ऑफ कॉइल्स किसके बराबर में होगी, s/2 के बराबर में होगी, स्लॉट्स अपॉन 2 के बराबर में होगी इन केस ऑफ सिंगल लेयर वाइंडिंग। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में जो कॉइल्स होगी वो बराबर में होगी स्लॉट अपॉन 2 के, मगर डबल लेयर वाइंडिंग के केस में जो कॉइल्स होगी वो किसके बराबर में होगी, कॉइल्स स्लॉट के बराबर में होगी। यहाँ पर ये जो डबल लेयर वाइंडिंग है इसका जो एप्लीकेशन है, अगर आप देखो उसका जो एप्लीकेशन होता है वो डीसी मशीन और एसी मशीन, डबल लेयर वाइंडिंग का जो एप्लीकेशन होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डबल लेयर वाइंडिंग का एप्लीकेशन क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि जो डबल लेयर वाइंडिंग है उसके हेल्प से जो क्रॉस ओवर प्रॉब्लम है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग, मतलब उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग डबल लेयर वाइंडिंग। ओवरहैंग क्रॉस ओवर प्रॉब्लम इज रिड्यूस बाय प्रोवाइडिंग किंक इन दी वाइंडिंग। डबल लेयर वाइंडिंग के हेल्प से जो ओवरहैंग क्रॉस ओवर प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग ओवरहैंग के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओवरहैंग क्रॉस ओवर प्रॉब्लम। तो डबल लेयर वाइंडिंग का यूज़ करते हुए जो ओवरहैंग क्रॉस ओवर प्रॉब्लम होती है इसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किंक प्रोवाइड करके। अब ये किंक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया वाइंडिंग कुछ इस तरीके से, हमने यहाँ से वाइंडिंग लिया स्लॉट S1 से, फिर उसके बाद ये जो वाइंडिंग है इसको हमने स्लॉट S4 में दे दिया। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है वर्टिकली, यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है इसको हमने ऐसा लिया, फिर वर्टिकली अप किया, फिर उसके बाद स्लॉट S4 में दे दिया। ये जो हमने जो वर्टिकली जो अप किया इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं किंक। तो जो डबल लेयर वाइंडिंग है इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जो हैंग ओवर क्रॉस प्रॉब्लम, क्रॉस ओवर हैंग क्रॉस ओवर की जो प्रॉब्लम होती है वो आप रिड्यूस कर सकते हो किंक प्रोवाइड करके इन केस ऑफ डबल लेयर वाइंडिंग। यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं कॉइल स्पैन का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि हमने बात किया था जब हम लोग जोक के बारे में पढ़ रहे थे, पोल के बारे में पढ़ रहे थे, पोल शू के बारे में, पोल कोर के बारे में, तो हमने बात किया था पोल पिच के बारे में, राइट। फिर उसके बाद हमने पोल आर्क के बारे में बात किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट टर्म पे जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉइल स्पैन के बारे में। कॉइल स्पैन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया S1 स्लॉट, यहाँ पर ये S2 स्लॉट, यहाँ पर ये S3 स्लॉट और यहाँ पर ये S4 स्लॉट। हमने जो वाइंडिंग है वो कौन से स्लॉट से ली, S1 स्लॉट से ली, और वो जो वाइंडिंग है उसको हमने कौन से स्लॉट में दे दी, S4 स्लॉट में दे दी। तो यहाँ पर ये S1 स्लॉट और S4 स्लॉट है, दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉइल स्पैन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वी हैव टेकन कॉइल फ्रॉम स्लॉट 1, हमने स्लॉट 1 से कॉइल ली और सेम कॉइल हमने दे दिया स्लॉट 4 में, जिसके वजह से कॉइल स्पैन जो होगा वो डिफरेंस होगा फोर्थ वाले स्लॉट और फर्स्ट वाले स्लॉट का। तो जो कॉइल स्पैन होगा वो डिफरेंस होगा फोर्थ वाले स्लॉट और फर्स्ट वाले स्लॉट का, राइट। तो कॉइल स्पैन का मतलब क्या है, आपने कौन से स्लॉट से वाइंडिंग को निकाला और आपने कौन से स्लॉट में वाइंडिंग को डाला, तो दोनों स्लॉट के बीच का जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉइल स्पैन।
यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला केस कंसिडर करें, यहाँ पर ये S1 स्लॉट कर्सर की टिप S1 स्लॉट, यहाँ पर ये S2 स्लॉट, ये S3 स्लॉट कर्सर की टिप S4 स्लॉट, S5 स्लॉट, S6 स्लॉट और यहाँ पर ये S1 स्लॉट। तो जो वाइंडिंग है उसको हमने S1 स्लॉट से निकाला और वो जो वाइंडिंग है उसको हमने S6 स्लॉट में दे दिया। तो यहाँ पर अगर आप कॉइल स्पैन देखो तो जो कॉइल स्पैन होगा वो डिफरेंस होगा ये S6 स्लॉट का और ये पहले वाले स्लॉट का। तो S6 स्लॉट और S1 स्लॉट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही होगा कॉइल स्पैन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आइडियली जो स्पैन होता है कॉइल का वो बराबर में होना चाहिए स्लॉट पर पोल के। बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियली जो कॉइल स्पैन है किसके बराबर में होना चाहिए, स्लॉट पर पोल के बराबर में होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं स्लॉट पिच का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एंगल कवर बाय ईच स्लॉट एट द सेंटर इज नोन एज स्लॉट पिच। स्लॉट जो एंगल ट्रेस करेंगे, स्लॉट जो एंगल कवर करेगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लॉट पिच। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है स्लॉट, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है स्लॉट। तो स्लॉट जो एंगल जो कवर करेगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लॉट पिच। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एंगल आपको जो दिखाई दे रहा है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लॉट पिच। तो जो स्लॉट पिच है उसके लिए जो रिलेशन होता है वो होता है 360 डिग्री मैकेनिकल अपॉन एस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिमिलरली बात कर लेते हैं अभी शॉर्ट पिच कॉइल के बारे में जिसको हम लोग कॉर्डेट कॉइल भी बोलते हैं। कॉर्डेट कॉइल विच इज़ ऑल्सो नॉन एज शॉर्ट पिच कॉइल। तो यहाँ पर ये शॉर्ट पिच कॉइल और ये कॉर्डेट कॉइल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर कॉइल स्पैन अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम होता है तो ऐसे केस में जो कॉइल होगी उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पिच कॉइल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ कॉइल स्पैन इज लेस देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, अगर कॉइल स्पैन अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम होता है तो जो कॉइल होता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पिच कॉइल। सिमिलरली अगर कॉइल स्पैन पर्टिकुलर कॉइल का अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा होता है, यहाँ पर हमने देखा था अगर कॉइल स्पैन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम होता है तो ऐसे केस में जो कॉइल है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कॉइल स्पैन। अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम होता है तो ऐसे केस में जो कॉइल है उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पिच कॉइल। कॉइल स्पैन अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो कॉइल है उसको हम लोग बोलेंगे फुल पिच कॉइल। अगर कॉइल स्पैन पर्टिकुलर कॉइल का अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा होता है तो जो कॉइल है उसको हम लोग बोलते हैं फुल पिच कॉइल, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, साथ ही साथ बात कर लेते हैं कम्यूटेटर पिच के बारे में। अब ये कम्यूटेटर पिच का मतलब क्या होता है। कम्यूटेटर पिच इज़ यूज टू कनेक्ट कॉइल विथ पर्टिकुलर कम्यूटेटर सेगमेंट। हमें पता है जो कॉइल होती है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है, कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होती है, राइट। हमने बात किया था कम्यूटेटर के बारे में, कम्यूटेटर सेगमेंट के बारे में। यहाँ पर अगर आप ये फिगर देखो तो आपको पता चल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ही हमने कंसिडर किया ये है कम्यूटेटर सेगमेंट, ये हमने कंसिडर किया ये है कम्यूटेटर सेगमेंट। तो जो कॉइल है किसके साथ कनेक्टेड है, कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटर पिच का मतलब क्या होता है, कौन सी कॉइल कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ आप कनेक्ट करोगे ये आपको कौन बताएगा, ये आपको बताएगा कम्यूटेटर पिच। तो कम्यूटेटर पिच आपको ये बताएगा कौन सी कॉइल आप कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट करोगे। कम्यूटेटर पिच इज यूज टू कनेक्ट कॉइल विद अ पर्टिकुलर कम्यूटेटर सेगमेंट। एक पर्टिकुलर कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ आप कौन सी कॉइल कनेक्ट करोगे या फिर कौन सी कॉइल कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ लगेगी उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर पिच। तो जो कम्यूटेटर पिच होता है उसको हम लोग शो करते हैं वाई सब स्क्रिप्ट में सी से। तो जो कम्यूटेटर पिच होता है वो +-1 होता है लैप वाइंडिंग के लिए, और जो कम्यूटेटर पिच होता है वो 2/p होता है, 2/p इंटू एस +-1 फॉर वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग के केस में जो कम्यूटेटर पिच होता है वो इसके बराबर में होता है। लैप वाइंडिंग के केस में जो कम्यूटेटर पिच होता है +-1 के बराबर में होता है। यहाँ पर ये जो प्लस हमें जो दिखाई दे रहा है ये होता है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, और प्लस का मतलब क्या है कि जो वाइंडिंग होगी वो मूव करेंगी लेफ्ट से राइट की तरफ। और यहाँ पर ये जो माइनस साइन हमें जो दिखाई दे रही है हमें इंडिकेट करता है, ये माइनस साइन सबसे पहला होता है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, और ये माइनस साइन हमें इंडिकेट कर रही है कि जो हमारी जो वाइंडिंग है वो मूव करेंगी राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या है, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमने आर्मेचर वाइंडिंग के अलग अलग टाइप के बारे में बात किया, जिसमें हमने सबसे पहला बात किया कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में, राइट। फिर उसके बाद हमने बात किया ओपन वाइंडिंग, क्लोज वाइंडिंग के बारे में, सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग के बारे में हमने बात किया, सिंगल लेयर डबल लेयर। अभी इस लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं लैप वाइंडिंग के बारे में और वेव वाइंडिंग के बारे में। तो यहाँ पर ये जो लैप वाइंडिंग होती है वो हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज़ की जाती है। लैप वाइंडिंग हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज़ की जाती है, और जो वेव वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर अगर आप देखो, आप इसको कैसा याद रखोगे कि जो वेव वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर अगर आप देखो ये जो W आपको जो दिखाई दे रहा है आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हो, V से कंपेयर कर सकते हो, और V का मतलब क्या, वोल्टेज, राइट। तो इसका मतलब जो वेव वाइंडिंग है वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड है और जो वोल्टेज होगा हाई होगा।
तो जो वेव वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज लो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हाई वोल्टेज लो करंट के लिए होती है वेव वाइंडिंग। ये ऐसा मेमोराइज करने की मेरी ट्रिक है, अगर आपको सही लगता है तो आप कंसिडर कर सकते हो। तो जो वेव वाइंडिंग होती है हाई वोल्टेज लो करंट के लिए होती है, और जो लैप वाइंडिंग होती है हाई करंट लो वोल्टेज के लिए होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले बात कर लेते हैं लैप वाइंडिंग के बारे में। लैप वाइंडिंग जैसे कि हमने बात किया हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए होती है। लैप वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है जिसको हम लोग शो करते हैं ए से, वो बराबर में होता है नंबर ऑफ पोल्स के। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रिमेन इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। लैप वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर में होते हैं। ए इज इक्वल टू पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लैप वाइंडिंग है उसके हमें अलग अलग टाइप मिलते हैं, जैसे कि सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग हमें मिलती है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग हमें मिलती है, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग हमें मिलती है। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होगी किसके बराबर में होगा, नंबर ऑफ पोल्स के। यहाँ पर ये जो ए हमें जो दिखाई दे रहा है ये हमें क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है किसके बराबर में होगा, नंबर ऑफ पोल के। सिमिलरली डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के केस में डुप्लेक्स आगे डी मतलब डुप्लेक्स मतलब क्या, डबल। तो जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा ए वो किसके बराबर में होगा, 2p के, इन केस ऑफ डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। और ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा बराबर में होगा 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पोल्स के। यहाँ पर ये 3p के बराबर में होगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो पेपर था उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था लैप वाइंडिंग में से। सिमिलरली अभी हम लोग बात कर लेते हैं वेव वाइंडिंग के बारे में। तो जो वेव वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज लो करंट के लिए सूटेबल होती है। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप यूज़ कर रहे हो वेव वाइंडिंग तो ऐसे केस में आपको जो मशीन में जो कम्यूटेशन जो होगा मिलेगा वो स्पार्कलेस कम्यूटेशन होगा। और सिमिलरली जो वेव वाइंडिंग होती है इसको हम लोग सीरीज़ वाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें वेव वाइंडिंग के केस में जो वाइंडिंग टर्न होते हैं उसको हम लोग कैसा कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, राइट। तो वेव वाइंडिंग से आप मिलती जुलती आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, हाई वोल्टेज लो करंट वाइंडिंग होती है। वेव वाइंडिंग स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्रोवाइड करती है। वेव वाइंडिंग ज़्यादा सूटेबल होती है, मोस्ट ऑफ द डीसी मशीन में आपको वेव वाइंडिंग मिलेंगी। और जो वेव वाइंडिंग होती है उसको हम लोग सीरीज़ वाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जो टर्न्स होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है वो किसके बराबर में होता है, 2 के बराबर में होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन वेव वाइंडिंग नंबर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इन वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रिमेन इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, रिमेन इक्वल टू नंबर ऑफ, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, रिमेन इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस नॉट पोल्स। तो वेव वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं किसके बराबर में होते हैं, ब्रशेस के बराबर में होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो वेव वाइंडिंग होती है वो आपको अलग अलग टाइप की मिलेंगी, जैसे कि प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग हो गई, रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग हो गई, राइट। और यहाँ जैसे कि हमने बात किया जो वेव वाइंडिंग होती है उसका जो एप्लीकेशन होता है वो ज़्यादा होता है लैप वाइंडिंग के कंपैरिजन में। और एक बात, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वेव वाइंडिंग में वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द ईएमएफ जो कि लैप वाइंडिंग में इंड्यूस होगा। तो वेव वाइंडिंग में जो ईएमएफ जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो लैप वाइंडिंग में जो ईएमएफ जो होता है वो कम होता है। तो वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग इसके बारे में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो वेव वाइंडिंग से हमने क्या समझा, हाई वोल्टेज लो करंट वाइंडिंग, स्पार्कलेस कम्यूटेशन, और जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है किसके बराबर में होता है, नंबर ऑफ ब्रशेस के बराबर में होता है। सिमिलरली हमने डिस्कस किया कि जो वेव वाइंडिंग होती है इसको हम लोग सीरीज़ वाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जो टर्न्स होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। वेव वाइंडिंग में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन विद द ईएमएफ जो कि लैप वाइंडिंग में इंड्यूस होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है किसी भी वाइंडिंग में, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, किसी भी वाइंडिंग में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के साथ। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कम होगा। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर कम है तो ऐसे केस में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के साथ। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो पैरेलल पाथ है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है उसके स्क्वायर के साथ। आर्मेचर रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। जो आर्मेचर रेसिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ पैरेलल पाथ के साथ। पैरेलल पाथ के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर रेसिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर करंट रेटिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के साथ। आर्मेचर की जो करंट रेटिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के साथ, जिसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल लेटर ए से।